हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और उसके जो डिसऑर्डर होते हैं एंड मैनेजमेंट होता है। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है BPH का जो फुल फॉर्म है वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। फुल फॉर्म BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। BPH क्या है? इसमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। आपका मेन दिमाग में क्या रखना है कि आपको जैसे ही BPH आता है एग्ज़ाम में, तो आपको सबसे पहले आपको डिज़ीज़ याद रखनी है। बहुत सारी डिज़ीज़ है लेकिन आपको स्पेसिफिक नहीं याद रहता है कि किसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, मेल्स के अंदर होता है, इसका एनलार्जमेंट हो जाता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इसके नाम में ही इसका जो भी है आंसर है, बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है, यानी कि उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है। एंड क्या होता है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन पास होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम कोज हो जाती हैं, यूरिन रिटेंशन होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम कोज हो जाती है। यहाँ पे एक नॉर्मल और जो भी डिजीज़ कंडीशन है उन दोनों का एक नॉर्मल डायग्राम दिखाया गया है BPH का। उसके बाद देखेंगे इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं। मेनली कॉजेज़ इसके अननोन है। ओल्ड एज हो सकता है, अबव 50 ईयर्स हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी की वजह से हो सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र हुआ हो हेरिडिटिकली, एंड हार्मोनल अल्टरेशन की वजह से हो सकता है। कौन सा हार्मोन? जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन की वजह से भी, उसके इंक्रीज़ होने की वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, जैसे कैल्कुलाई वगैरह बन जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, देन वो प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक रहा हो, देन भी ये हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? मे बी नो सिम्टम्स, यानी कि एसिम्टमेटिक होता है स्टार्टिंग में। जब लेटर एज आती है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है जिसको हम बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नाइट में वो बढ़ जाती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है नाइट में, या फिर नॉक्ट्यूरिया भी हो जाता है, बिस्तर में भी यूरिन कर सकते हैं। डिसयूरिया भी हो जाता है। हेजिटेंसी इन स्टीयरिंग यूरिनेशन, यानी कि जैसे ही यूरिन का आपको अर्ज हुआ, आपको यूरिन करने के लिए जाना है, देन क्या होगा, वहाँ पे हेजिटेंसी आपको फील होगी कि आप करना चाहोगे लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं कर पा रहे हो। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, मतलब आपको लगेगा आपने वॉशरूम अपने कर लिया, यूरिन पास कर लिया, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी मतलब कम्प्लीटली नहीं किया है। हमेशा ऐसा लगेगा फुलनेस ऑफ ब्लैडर, या फिर मतलब इनकम्प्लीट ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो पाएगा। फोर्स जो होगा यूरिनरी सिस्टम का वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फोर्सफुली इजैकुलेशन होगा यूरिन का, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हेजिटेंसी हो रही है, तो उसकी वजह से फोर्सफुली करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बर्निंग मैच्योरेशन हो सकता है। उसके बाद डायग्नोस कैसे करेंगे इसको? यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, सीरम क्रेटिनिन देख सकते हैं, जिसमें अगर वो बढ़ा हुआ है तो सीरम PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, अगर वो एलिवेट हो रखे हैं तो उनका भी चेकअप कर सकते हैं। सिस्टोयूरोस्कोपी कर सकते हैं, एंड USG अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। सीरम टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम इंक्रीज मतलब बढ़े हुए बन को देख सकते हैं। ये हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है लेवल किसका? 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इसका इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होंगे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, जिससे क्या होगा, हाइपरप्लेजिया यानी कि ओवर ग्रोथ हो जाएगी प्रोस्टेट टिश्यूज़ की ओवर ग्रोथ हो गई, जिसका हमने बोल दिया कि हाइपरप्लेजिया हो गया। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल बिकम कंप्रेस्ड एंड नैरोड, जो यूरेथ्रा है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, वहाँ पे टिश्यू जो इंक्रीज़ होने लग रहे हैं और वो कंप्रेस कर रहे हैं यूरेथ्रा को, जिसकी वजह से वो नैरो हो गया है। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है तो यूरेथ्रा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियस है होना। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं इसका? मेडिकल मैनेजमेंट में अल्फ़ा एंड्रोजेनेरिक ब्लॉकर्स दे सकते हैं। एक्शन क्या रहेगा, रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स को, ब्लैडर बेस की, एंड
प्रोस्टेट टू फैसिलिटेट वॉइडिंग, और प्रोस्टेट को फैसिलिटेट करेगा वॉइड मतलब यूरिन पास करने के लिए। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में दिया किया है टेम्सुलोजिन, टेजोजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, ये तीनों की तीनों ड्रग हम दे सकते हैं इस कंडीशन में। एंटी एड्रोजेनिक एजेंट्स भी दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्शन क्या रहेगा उसका, प्रिवेंट करेंगे वो हाइपरप्लेजिया को ऑफ प्रोस्टेट सेल। एग्जाम्पल फिनेस्ट्रियोइड, ड्यूएस्ट्रॉइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, TURP, आपने बहुत, अगर आप वर्किंग है तो आपने सुना होगा कि जब OT से पेशेंट आते तो बोलते हैं, वो शॉर्ट में बोल के चले जाते हैं, TURP हुआ इनका। TURP क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन और प्रोस्टेट का ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन होता है, जिसमें इस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, दिस टेक्निक इज परफॉर्म्ड बाय द इंसर्टिंग अ रेस्टोस्कोप थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू ये रेस्टोस्कोप को इंसर्ट करेंगे। द सर्जन इज एबल टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ब्लैडर, अच्छे से देख पाएगा क्योंकि उसमें कैमरा फिटेड होता है। बाय इंसर्टिंग द टेलीस्कोप थ्रू द रिट्रोस्कोप, देन क्या करेगा, अच्छे से उसको चेक करेगा, जो भी उसने करना है, उसके जो भी प्रोसीजर हैं वो अपना करेगा परफॉर्म, और TURP देन परफॉर्म। उसके बाद कहते हैं प्रोस्टेक्टमी भी कर सकते हैं यहाँ पे, सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी होती है, रिट्रो प्रोस्टेक्टमी होती है, पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी होती है, ये सब टाइप की प्रोस्टेक्टमी होती है। देन आता है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे, तो बताते हैं नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। एक मिनट। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, पहले तो नर्सिंग के डायग्नोसिस क्या होंगे, सबसे पहला होगा इम्पेयर्ड यूरिन एलिमिनेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि जो यूरिन एलिमिनेशन है वो इम्पेयर्ड है और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशंस क्या रहेंगी, प्रोवाइड प्राइवेसी टू पेशेंट वाइल वॉइडिंग, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, उसको प्राइवेसी को प्रोवाइड कर, कंफर्टेबल, उसको जितना टाइम लग रहा है जैसे भी उसको करना है वो कर सके। कैथेटराइजेशन कर सकते हैं ताकि उसमें बिल्कुल भी उसको प्रॉब्लम ना हो, और मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से फैसिलिटेट हो जाए उसका वॉइडिंग यूरिनेशन। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस, एक्यूट पेन हो सकता है सर्जिकल प्रोसेस क्योंकि सर्जिकल अगर सर्जरी हुई, TURP हुआ, BPH जो भी हुआ है, तो यहाँ पे उसकी जो है उसको पेन भी हो सकता है, उस टाइम पे क्या करेंगे। एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है सर्जिकल प्रोसेस, अगर आप किसी का भी सर्जिकल मैनेजमेंट लिख रहे हैं तो पेन मैनेज तो आपको करना ही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सभी में आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक फंडा बता देती हूँ कि आपने इतनी सारी डिजीज़ का जो कॉमन चीज़ याद रखना है कि आपको डिजीज़ क्या है, मान लीजिए BPH है, आपको नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो मेल का प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो जाता है। अब इसमें बाकी की चीज़ आपने जो भी लिखा, क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर 15 नंबर में है तो उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से ऐड करना है। तो वहाँ पे उसका सर्जिकल प्रोसीजर अगर लिख रहे हो किसी भी इसमें, तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में आप पेन मैनेजमेंट लिख सकते हो। उसमें क्या क्या लिखोगे, इंटरवेंशन में एडमिनिस्ट्रेशन पेन मेडिकेशन, प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट टू पेशेंट, एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि सर्जरी से पहले खाली पेट रहते हैं, फिर एकदम से NPO ब्रेक होता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो पेन का भी रीज़न वो हो सकता है। तो इस तरीके से उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है और पेन मैनेज करना है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, अब यहाँ पे क्योंकि सर्जरी हुई है तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन के रिस्क भी रहते हैं, उसको भी आपने असेस करना है। एंजाइटी रिलेटेड टू इनकॉन्टिनेंस, उसको ये लगा भी यूरिन के थ्रू यहाँ पे मतलब यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे जो भी उन्होंने किया है उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है, तो उसकी जो एंजाइटी है उसके लिए भी उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इस तरीके से आप इसको अपना जो क्वेश्चन है उसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड इन्फेक्शन है, इसके लिए तो एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ही पोस्ट OT आता है पेशेंट तो एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती हैं स्टैट में देने के बाद, फिर BD TDS जैसे भी चलाना होता है, हमारे फिजिशियन या हमारे सर्जन वो हमें बोल देते हैं, मतलब ऑर्डर दे देते हैं। और एंजाइटी को तो आपने अपने आप से ही मैनेज करना है, पेशेंट की एंजाइटी को, वो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नोट भी बहुत शॉर्ट है ये वाला,
अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत शॉर्ट में, जैसे कि दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे आप बहुत बड़े बड़े नोट्स होते हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होती है, याद रखने में भी दिक्कत होती है। तो एक ही फंडा है, सारे डिजीज़ की एक लिस्ट बनाइए, उनका सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, वो सब चीज़ों का एक पूरा 2, 3, 4 पेज लिख लीजिए कि हाँ इस तरीके का कुछ आता है तो उसमें मुझे इस तरीके से मैनेज करना है। कुछ चीज़ें मतलब जैसे सेम होती हैं तो उस तरीके से मैनेजमेंट को लिखिए। बीच का मटेरियल भी आपको पता है, कुछ चीज़ों का साइन एंड सिम्टम्स ये भी सेम होते हैं, तो उस तरीके से अपना थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव कीजिए और अच्छे वाले नोट्स बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।